दोस्तों हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों शर्मिंदगी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे देश में डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ऐसा हमारे देश में पहली बार नहीं हुआ कि डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है। याद कीजिएगा, 4 साल पहले भी हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ भी ऐसा हो चुका है। 4 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की थी और उसके साथ में बलात्कार करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसकी बॉडी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर निर्भया कांड भी हम देख चुके हैं, जिसके दरिंदे को फांसी की सजा दी गई थी। तो फांसी होने के बाद भी हमारे देश में दोस्तों रेप के केसेस में कोई गिरावट नहीं आई है। और दूसरी बात, अभी हाल ही में एक और केस देखने को मिल रहा है हमें। विगत 8 तारीख को रात के 3 बजे जो हमारी डॉक्टर के साथ में एक हैवानियत कारित की गई है दोस्तों, जिससे कि हमारे पूरे देश में उबाल है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कोलकाता में जो रेप केस अभी कमिट हुआ है, उससे आप सभी परिचित हैं, उसके बारे में सब जानते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो उसका तथाकथित अभी अभियुक्त सामने आ रहा है, जिसमें संजय राव का नाम जोड़ा जा रहा है। क्या वही इस घटना का मुख्य अभियुक्त है या उसको केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है? इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, सरकार ने रेप को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। सबसे पहले हमारी विशाखा गाइडलाइन 1997 में आई थी, जिसमें कि रेप केसेस के बारे में जो हमारी कामकाजी महिला है उसकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद 2013 में एक एक्ट पास होता है, जिसमें सरकार ने ये कानून बनाया था कि सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था, यानी कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर संरक्षण करने के लिए, उनसे यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए एक कानून बनाया गया दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी कोई इसमें हमारे जो रेप केसेस थे उससे में कोई गिरावट नहीं आई दोस्तों। उसके बाद फिर क्या होता है, 8 तारीख को रात के 3 बजे जो हमारी डॉक्टर थी, वो सभी अपने दैनिक दैनिक जो कार्य होते हैं वो निपटाने के बाद में जो आराम कर रही थी, उसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास जो तथाकथित जो अभियुक्त बताया जा रहे हैं, संजय राव वहाँ पर आया। उसने उसके साथ में मारपीट करी, उसका चश्मे तोड़कर उसके जो काँच चुभ गए थे उसकी आँखों में। उसके बाद में उसका रेप कमिट करने के बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद क्या होता है, सुबह को जब देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी पाई जाती है, तो उससे पूरे देश में उबाल आता है 6 बजे के बाद, और जगह-जगह इसका विरोध प्रदर्शन होता है। तो उसके बाद में लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये है कि कहीं भी इसके बारे में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करा गई थी। किसी प्रिंसिपल के द्वारा, कोई स्टाफ के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी कोई भी एफआईआर इसके बारे में दर्ज नहीं करा गई। तो यहाँ से संदेह होता है दोस्तों। बल्कि इस पूरी की पूरी घटना को मृत्यु जो कारित की गई दोस्तों उसकी, इसको सुसाइड का रूप देने की पूरी-पूरी कोशिश की गई। और वहाँ यहाँ तक कि सबूत मिटाने की पूरी-पूरी कोशिश की थी। स्टाफ के द्वारा ही, और जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जा रहा था उसके द्वारा भी सबूत मिटाने की पूरी-पूरी कोशिश की गई थी। और जो लड़की के परिजन थे, उनको सूचना ये मिलती है कि आपकी लड़की ने यहाँ पर सुसाइड कमिट कर लिया है, तो यहाँ पर आप आ जाइए। उसके बाद जब लड़की के परिजन आनंद-फानंद में उसके हॉस्पिटल में आते हैं, तब जाके देखते हैं। और दूसरी बात, लड़की के परिजन को मिलवाने के लिए, डेड बॉडी से मिलवाने के लिए लगभग 3 घंटे का वेट कराया जाता है। यानी 3 घंटे का उनको वेट कराया गया, उसके बाद मिलने दिया गया उसको डेड बॉडी से भी। तो ये कहीं न कहीं एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है दोस्तों। क्योंकि सूत्रों से खबर ये मिलती है कि जो ये अस्पताल ये बताया जा रहा है, जो कॉलेज बताया जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं ड्रग्स और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने वाला था। इसमें बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट चल रहा था, जिसमें वहाँ का स्टाफ और अन्य महिलाएँ भी मिली हुई थी। तो इस घटना के बारे में जो डॉक्टर साहब थे, इनको इसकी जानकारी हो गई थी और इन्होंने ये कहा था कि मैं इस घटना को उजागर कर दूँगी। तो इसके बचने से, इसको बचाने के लिए उसकी आवाज़ बंद कर दी गई दोस्तों। ये भी खबर मिलती है। अब उसके बाद फिर होता क्या है, जो ये इसमें तथाकथित अभियुक्त बताया जा रहा है संजय राव, ये खुद पुलिस में जाते हैं और अपना जुर्म इकबाल करते हैं, यानी खुद कन्फेस करते हैं कि हाँ, मैंने उसके साथ रेप कमिट किया, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और इस घटना का मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस घटना से उसको फांसी भी हो सकती है और ये बात उसको पता है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि मुझे इस घटना से कोई अफ़सोस नहीं है। और वहीं उसके पुलिस के द्वारा उसके कैरेक्टर को सार्वजनिक किया जाता है।
कि इसकी पहले 3 तलाक हो चुके हैं, चौथी शादी हुई थी उसकी, इसको कैंसर से मृत्यु हो गई थी, इसके फ़ोन में पोर्न वीडियो पाई जाती है। तो कहीं न कहीं इस केस से ध्यान भटकाने के लिए पुलिस के द्वारा ऐसा अभियान दिया जा रहा है, जिससे कि उसका केस से अलग ध्यान भटक सके। तो लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं ये घटना किसी और व्यक्ति की तरफ इशारा करती है। उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों ये आते हैं कि घटना जो उसकी मृत्यु कारित हुई है, उसकी गला दबाकर मृत्यु कारित की गई है। यानी गला दबाकर मृत्यु कारित की गई इसको। उसके बाद में सीमन पाया जाता है। 150 मिलीग्राम सीमन पाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता कि किसी अन्य व्यक्ति का भी इसमें होने के साक्ष्य हैं। तो इसमें कई तरह के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, फोरेंसिक कोई एविडेंस हो उसमें, या कोई विटनेस हो, तो अन्य साक्ष्यों से भी इसमें पता लगाया जा सकता है कि कौन-कौन घटना में शामिल थे। लेकिन पुलिस अभी बस केवल एक ही व्यक्ति का नाम इसमें ले रही है कि संजय राव ने इसके घटना कारित करी है। तो दोस्तों इसमें किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा मिल रहा है हमें, क्योंकि षड्यंत्र भी इसमें हो सकता है उसकी आवाज़ दबाने के लिए, जो इसमें सेक्स रैकेट चल रहा था इस हॉस्पिटल में, उससे बचने के लिए इसमें सेक्स रैकेट भी हो सकता है दोस्तों। अब इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि प्रिंसिपल के द्वारा, किसी स्टाफ के द्वारा इसमें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। अगर किसी केस में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती तो दोस्तों पुलिस पे स्वयं जांच करती है, और पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला बताते हुए इसमें जांच शुरू कर दी थी करनी। अप्राकृतिक मृत्यु में दोस्तों पुलिस एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करती है, जो कि हमारा 174 सीआरपीसी में दिया गया था, और जो ऐसा कि नया कानून बना है उसके सेक्शन 194 में दिया गया था। तो इसमें दोस्तों पुलिस इसमें स्वयं जांच करती है, और उसके बाद में जैसे लड़की के परिजन को यह घटना के बारे में जानकारी मिलती है, लड़की के परिजन सीधा हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाते हैं और याचिका दाखिल करते हैं। याचिका दाखिल करने के बाद में वो सुविधा, तो हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट उसको फिर सीबीआई को निर्देश देता है कि इसमें खुद जांच कीजिए। अब दोस्तों ये केस सीबीआई के हाथों में, सीबीआई इस केस की खुद जांच कर रही है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।